तो बच्चों, यूरोपीय बस्तियां भारत में किस तरह से आई, और वैसे ये यूरोपीय बस्तियां मुगल वंश के पतन के लिए भी उत्तरदायी थी। 5-6 यूरोपीय बस्तियां भारत में आई थी। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों ने इंडिया में 450 वर्ष तक शासन किया था। तो यूरोपीय बस्तियों में बच्चों सबसे पहले पोर्चुगीज, पुर्तगाली। वैसे तो आप जानते हैं पुर्तगालियों में सबसे पहला बार्थोलोमेउस दियाज था, जो यूरोप से अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था। कब? 1487 में। बार्थोलोम्यू दियाज नाम था उसका। अर्थात अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक वह आ चुका था। मोजाम्बिक वगैरह पर उसने व्यापार भी किया था, लेकिन केप ऑफ गुड होप के बाद वापस वह फिर पुर्तगाल चला गया था। तो यूरोप के पुर्तगाल से बार्थोलोमेव दियाज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक समुद्री मार्ग की खोज किया था। तो यह बात ध्यान रखिएगा, 1487 की बात थी। यही था। यह पुर्तगाल से चल करके केप ऑफ गुड होप तक आया था। इसको हिंदी में आशा अंतरिप कहते हैं। आशा अंतरिप। यह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकी महाद्वीप में है बच्चों ये। तो अफ्रीकी महाद्वीप मोजाम्बिक के पास 1487 में यह अफ्रीका तक के समुद्र मार्ग की खोज कर लिया था। हला बाद में जो आया 1498 में, बच्चों वास्को द गामा। वास्को द गामा जो था 1498 में, यह पुर्तगाल से चला, केप ऑफ गुड होप तक आया, आशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप में रुका। वहां इसको अरबी व्यापारी मिले। अरबी व्यापारी के साथ यह फिर भारत की तरफ पलायन किया, यानी भारत की तरफ आया। अर्थात केप ऑफ गुड होप के बाद मोजाम्बिक वगैरह भी रुका। वहां से इसको भारतीय अरबी व्यापारी, जो भारत के साथ अरब वालों का व्यापार होता था, मालाबार तटीय क्षेत्र पर अरब वाले खूब इंडिया के साथ व्यापार करते थे। तो इस तरह से अरब व्यापारियों के साथ वास्को द गामा, यह बच्चों 20 मई का दिन था 1498 में। भारत के कालीकट, कालीकट ये केरल में है, तो कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। तो केरल में आने वाला यह पहला पुर्तगाली भारत की कदम धरती पर पहली बार कदम रखा था। और आपको बताएं, यहां कुछ दिन तक रुका था, कुछ महीने तक इंडिया में रुका। और जब इंडिया से वापस गया तो अपने साथ ही इतना स्पाइसेस वगैरह लेके गया कि जब उसको अफ्रीका, पुर्तगाल में बेचा, अफ्रीका में नहीं पुर्तगाल में जब बेचा, तो 60 गुना पैसा ज्यादा कमाया था। यानी उसको आने जाने में जितना खर्च हुआ था, उससे 60 गुना पैसा वास्को डिगामा पुर्तगाल में ज्यादा कमाया। यहां ये बात ध्यान रखिएगा, केरल कालीकट बंदरगाह पे लैंड किया था, और उस समय जमोरिन बीजापुर का राजा था। जमोरिन
यह हिंदू राजा था बीजापुर में। तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। बाद में जमोरिन को अरब व्यापारियों ने भड़का दिया था, कहा कि आपके लिए बढ़िया गिफ्ट नहीं लाया, आपको इतना गिफ्ट नहीं दिया जितना गिफ्ट देना चाहिए था। इस बात से जमोरिन भड़क गया था, जिसकी वजह से वास्को डी गामा और जमोरिन के बीच विवाद भी हो गया था। इसलिए कुछ ही महीने के बाद स्पाइस वगैरह खरीदा और फिर वापस चला गया था। 5 जहाजी बेड़े के साथ आया था बच्चों। इनमें से कहा जाता है कि एक जहाजी बेड़ा भटक गया था, जिसके सभी यात्री मारे गए थे, या जिसके सभी क्रूमैन मारे गए थे। लेकिन जिस जहाज से वास्को डी गामा भारत लैंड किया था, साओ गैब्रियल नाम था इसका, साओ गैब्रियल। तो बच्चों साओ गैब्रियल नामक इस फ्लैगशिप से भारत आया था। इसका जो फ्लैगशिप था वह भारत आया। कहा तो यह जाता है कि वास्को डी गामा 2-3 महीने रहा, इसका स्वागत भी जमोरिन ने किया। 2-3 महीने में स्पाइस वगैरह खरीदा और फिर वापस गया था। जमोरिन इस समय किंग था और इसने इसका बड़ा स्वागत किया था, लेकिन इस बात से रुष्ट हो गया कि उसको गिफ्ट नहीं लाया। जब कोई विदेशी इंडिया में आता था तो खूब सारा गिफ्ट ले आता था लोकल किंग के लिए, तो इसके लिए उतना गिफ्ट नहीं लाया, जिसकी वजह से जमोरिन रुष्ट हो गया था। अरब वालों ने भड़का भी दिया था। अरब वालों ने इसलिए भड़का दिया क्योंकि अरब वालों का मालाबार तटीय क्षेत्र पर दबदबा था। अरब वालों ने सोचा कि अगर ये यूरोपीय यहां पर आकर व्यापार करने लगे तो इससे अरब वालों का बड़ा नुकसान होगा। चूंकि अरब व्यापारी मालाबार तटीय क्षेत्र, गोवा, दमन दीव, महाराष्ट्र, गुजरात, इन तमाम क्षेत्रों पर, केरला, इन सभी क्षेत्रों पर इस समय अरब वालों का व्यापार था और व्यापार बड़ा प्रॉफिट था। आपको बताएं कि इस्लाम धर्म 629 एडी में केरल में आया था। चेरामन जुमा मॉस्क केरल में है। चेरामन जुमा मॉस्क यानी मस्जिद केरल में है। 629-30 के बीच में बना था और यह भारत में मुसलमानों की पहली मस्जिद है। इसलिए अरब के व्यापारी इस क्षेत्र को टारगेट किया और इस क्षेत्र पर व्यापार बड़ा प्रॉफिटेबल था। आसपास के तमाम अन्य देशों पर इन्होंने व्यापार स्टार्ट किया था, जैसे मलक्का था, मलक्का, मलाया, इन तमाम क्षेत्रों पर, इंडोनेशिया, आसपास क्षेत्रों पर व्यापार इनका खूब जम के होता था। तो कुल मिला के यह कह सकते हैं कि पुर्तगाली व्यापारी भारत में आने के बाद अरब वालों से संघर्ष किया था। याद रखिएगा, एक बार यह प्रश्न पुटअप किया गया था कि जब पुर्तगाली भारत में आए तो इनका संघर्ष किससे हुआ था। तो आपको बता दें कि पुर्तगालियों का संघर्ष बच्चों अरब वालों से हुआ था, अरब व्यापारियों को हराया था। तो इस तरह से पुर्तगाली वास्को डी गामा यहां कुछ महीने रुका, स्पाइस वगैरह खरीद कर ले गया और देन उसके बाद जमोरिन ने इसका खूब जम के स्वागत किया। अगले साल बच्चों याद रखिएगा 1500 ईस्वी में, 1500 एडी में, पेड्रो अल्वर्स कैब्रल, वास्को डी गामा के बाद दूसरा जो आया था पेड्रो अल्वार्स कैब्रल, पेड्रो अल्वार कैब्रल्स आया था 1500 में। पेड्रो अल्वार्स कैब्रल, पेड्रो अल्वार कैब्रल, यह दूसरा सेकंड पुर्तगाली था। तो इस बात को याद रखिएगा, 1500 एडी में वास्को डी गामा के बाद दूसरा जो आया 1500 में पेड्रो अल्वर कैब्रल था। और आपको बताएं कि इसने ब्राजील की खोज किया था। ये जो था ब्राजील की खोज किया था। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि भारत की खोज किसने किया, तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। भारत की खोज
ये वास्को डी गामा ने किया था। अर्थात भारत कहीं गायब थोड़ी था, भारत के बारे में पता था, लेकिन समुद्र मार्ग से भारत आने का रास्ता वास्को डी गामा ने खोजा। वैसे जैसे वैसे जैसे कि एक स्पेनिश था इटालियन अर्मिडा के साथ वेस्ट इंडीज और अमेरिका की खोज किया था। कोलंबस उसका नाम था ना, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में 1492 में वेस्ट इंडीज और अमेरिका की खोज किया था। क्रिस्टोफस कोलंबस स्पेन का रहने वाला था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज की खोज किया था 1492 में। कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन समुद्र की हवाएं बदल गईं। उसे आना था इंडियन ओशन में, पहुंच गया अमेरिका के पास, अटलांटिक ओशन के आसपास, और देन उसने अपने आप को वेस्ट इंडीज में पाया। वह भी इंडिया था और इधर इंडिया भी था। तो ये ईस्ट इंडीज पड़ता था ना इंडिया, वो वेस्ट इंडीज में पड़ता था। तो वास्को डी गामा भारत की खोज किया। भारत की खोज का मतलब समुद्र के रास्ते भारत का पता लगाया। और भारत वैसे गायब नहीं था, क्योंकि तमाम यूरोपीय यात्री भारत आ चुके थे। इटली का निकोलो कोंटी मेडिवल इंडिया में आ चुका था। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आ चुका था। बहुत सारे थे। अब्दुल रज्जाक भारत आ चुका था। मेगस्थनीज प्राचीन काल में भारत आ चुका था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। रशिया का अथासेनियस निकटिन आ चुका था। बारबोसा आ चुका था ना, बारबोसा। मिडिल हॉल अंग्रेज था, उसके बारे में बताया था। राल्फ फिच के बारे में बताया था। तो भारत कहीं गायब नहीं था, लेकिन जमीनी मार्ग से भारत की खोज किया गया था। अब जैसे यूरोप से चलने के लिए एक तो रेड सी में आना पड़ता था ना, लाल सागर में, और फिर लाल सागर में आने के बाद अरब पहुंच जाते थे। तो अरब से पर्शियन गल्फ के साथ फिर इंडिया चले आते थे। अब यूरोप से डायरेक्ट समुद्र के मार्ग से पूरा चक्कर लगाता हुआ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, फिर केप ऑफ गुड, वहां वहां से फिर इंडिया पहुंचा था। तो बच्चों, इस तरह से 1500 में पेड्रो अल्वार्स कैब्रल, जिसने ब्राजील की खोज किया था, यह दूसरा पुर्तगाली था। यह भारत के केरल में आया और कुछ दिन के बाद यह भी वापस चला गया। इसके बाद वास्को डिगामा दोबारा आया था। तो ध्यान देना, वास्को डिगामा इंडिया में 2 बार आया था। 1502 में वास्को डिगामा दोबारा आया। 1502 में तो पुर्तगालियों ने इंडिया में समुद्र के रास्ते से व्यापार करना स्टार्ट किया। दोबारा वास्को डिगामा फिर आया बच्चों। कब? 1502 में वास्को डिगामा केम सेकेंड टाइम, दोबारा भारत आया था। और इस बार आपको बताएं, इस बार इसने पुर्तगालियों ने अरब व्यापारियों को छोटी मोटी झड़प में कई जगह हराया भी था। इस बार जब आया था तो अपने साथ कई सारी जंगी जहाजी बेड़े लाया था। उसमें तमाम सिपाही को भी लाया था। अरब वालों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया। सोचा पुर्तगालियों की इसी लगे हाथ हरा दें, लेकिन पुर्तगालियों ने अरब वालों को केरल में 2-3 झटके दिए थे, जिससे जमोरिन को भी खतरा महसूस होने लगा और जमोरिन भी डर गया था। और फिर अरब वाले हार गए थे। याद रखिएगा, जब पुर्तगाली भारत आए तो अरब वालों को पुर्तगालियों ने हराया था। अरब वालों को हराकर पुर्तगालियों ने मालाबार तटीय क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया था। पुर्तगालियों का कोचीन, कालीकट, कैनानोर 3 जगह फर्स्ट फैक्ट्री बनाई गई। तीनों जगहों पर कालीकट, कोचीन, कैनानोर। तो बच्चों, इन स्थानों पर, और यह केरल में है, पुर्तगालियों की फैक्ट्री बनाई गई। पोर्चुगीज फैक्ट्री यहां पर बनी।
इन स्थानों पर पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना किया था। पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना केरल में तीनों जगह, कालीकट, कोचीन, कैनानूर। तो बच्चों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें। पुर्तगाली जो थे, वास्को डिगामा सेकेंड ट्रिप लगाया इंडिया में। इनका कालीकट, कोचीन, कैनानूर, यहां पर तीनों जगह सेटलमेंट स्थापित हुआ था। ठीक है ना। लेकिन आपको बताएं बच्चों, इसके बाद यानी 1502 में वास्को डिगामा के बाद फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर 1505 से 1509 के बीच में आया था। अल्फिंसो डी अल्बुकर्क 1509 में आया। अल्फिंसो डी अल्बुकर्क 1509 में आया। लेकिन इसके पहले 1505 में पहला पुर्तगाली गवर्नर इंडिया में फ्रांसिस डी अल्मेडा था। फ्रांसिस डी अल्मेडा। बच्चों ध्यान रखें, फ्रांसिस डी अल्मेडा, यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, इसी को लगाइएगा। फ्रांसिस डी अल्मेडा 1505 में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। आप समझ सकते हैं कि इसका तनाव अरब वालों से होना स्वाभाविक था, क्योंकि अरब के व्यापारी, उनका जमीन खिसक रहा था। अर्थात द एरिया विच वॉज ऑलरेडी अंडर द कंट्रोल ऑफ अरब ट्रेडर्स, दैट वॉज कॉन्फिस्केटेड बाय पोर्चुगीज। So this was the drastic change in the Malabar coast area. मालाबार तटीय क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा था। पुर्तगाली अब अरब व्यापारियों पर डोमिनेट हो रहे थे। अरब के व्यापारियों ने वास्को डिगामा को भारत लाया और इन अरब व्यापारियों के खिलाफ पुर्तगालियों ने डोमिनेशन अपनी स्थापित करना स्टार्ट किया था। जो मालाबार तटीय क्षेत्र 7वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक अरब वालों के अंडर में था, अरब का ट्रेड बड़ा प्रॉफिट कमा रहा था उसमें, उस पे सेंध पुर्तगालियों ने लगा दिया। पुर्तगालियों को प्रारंभ में ले आया, यह सोचकर लाया कि आएंगे, हमसे व्यापार करेंगे, हमारे सामान को परचेज करेंगे, हमें इनसे प्रॉफिट होगा और फिर हम इनको बेवकूफ बनाएंगे। लेकिन पुर्तगाली बहुत चालाक थे, यूरोपियन बड़े ब्रेन वाले थे। अरब वालों को ऐसा चकमा दिया कि अरब वालों को समुद्र में बुरी तरह से हराया और फिर मालाबार तटीय क्षेत्र, गुजरात से लेकर केरल और नीचे मलक्का, मलक्का जलडमरू मध्य नहीं, मलक्का, मलक्का स्ट्रेट, इधर मलाया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इन तमाम क्षेत्रों पर पुर्तगालियों ने कब्जा जमा लिया था। बाद में जब डच लोग आए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड से आई, तो डच वालों ने पुर्तगालियों को हरा करके कुछ क्षेत्र छीन लिए थे, जिसमें मलक्का, इंडोनेशिया, मलाया, श्रीलंका, यह क्षेत्र डच वालों ने पुर्तगालियों से छीन लिया था। पुर्तगालियों ने बच्चों गोवा, दमन, दीव पर ही अपना कंसंट्रेशन किया था। तो इस तरह से पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेडा। अब आप देखिए, पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेडा ने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया था। इसकी पॉलिसी का नाम है बच्चों ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति अडॉप्ट किया था। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट वाज दिस ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले समुद्र की नीति, तो बच्चे ब्लू वाटर पॉलिसी अडॉप्ट किया था 1505 ही लगाइएगा, डेट मैटर नहीं करता है। कहीं आप डेट पूछ रहे हैं तो ऐसा नहीं था, ऑलरेडी इनकी फैक्ट्री बन चुकी थी यहां पर, याद रखिएगा। इनका सेटलमेंट कालीकट, कोचीन और कैनानूर ऑलरेडी यहां सेटल्ड हो चुके थे, तो अब डेट मैटर नहीं कर रहा था। ये लोग आते थे, अपने ट्रेड को बढ़ाते थे, अपने सेंटर को कंसोलिडेट करते थे
अरब वालों से बचाने के लिए जमोरिन भी दुश्मन हो गया था। हालांकि जमोरिन 1509 के आसपास मर गया था। जमोरिन के बाद बीजापुर का किंग आदिल शाह बना। आदिल शाह से गोवा अल्फिंसो डी अल्बुकर्क ने छीना था, आगे बताएंगे आपको। लेकिन ये पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था बच्चों, अगर यह आपसे पूछा जाए व्हाट वाज ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति। तो ब्लू वाटर का मतलब जानते हैं, समुद्र के पानी को ब्लू कहते हैं। दरअसल पुर्तगालियों ने अरब व्यापारियों को हिंद महासागर से मार भगाया था। अब अरब वाले व्यापार में तो फायदा कमा नहीं पा रहे थे, सारा व्यापारिक फायदा पुर्तगाली ले रहे थे। अरब के व्यापारियों ने समुद्री डाकुओं को तैयार किया कि जब भी कोई पुर्तगाली व्यापारिक जहाज अरब सागर से यानी फारस की खाड़ी से या हिंद महासागर से गुजरे तो उसे अरब के डाकू अगवा कर लेते थे, लूट लेते थे। इसकी प्रोटेक्शन के लिए, अपने व्यापारिक जहाज के प्रोटेक्शन के लिए पुर्तगालियों ने यह पॉलिसी अडॉप्ट किया था। इस पॉलिसी के द्वारा पुर्तगाली व्यापारियों ने अपने व्यापारिक जहाज के प्रोटेक्शन के लिए हिंद महासागर में, अरब सागर में, पर्शियन गल्फ में अपनी नेवी सेना तैनात कर दिया था। नेवी सेना की जहाज तैनात कर दिया था। जब भी कोई पुर्तगाली व्यापारिक जहाज अरब सागर, पर्शियन गल्फ या हिंद महासागर से गुजरता था तो उसके इर्द गिर्द नेवी के जहाज या नेवी सिपाही इर्द गिर्द तैनात रहते थे। अपने व्यापारिक जहाज को हिंद महासागर से प्रोटेक्ट करके निकालना, यही यह पॉलिसी था। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो समुद्र पर दबदबा पुर्तगालियों ने स्थापित कर लिया, यही पॉलिसी इसको कह सकते हैं। पोर्चुगीज इस्टेब्लिश्ड, पोर्चुगीज इस्टेब्लिश्ड their dominance over Indian Ocean। हिंद महासागर पर पुर्तगालियों ने अपना दबदबा कायम कर लिया, यही वह पॉलिसी थी। हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का पूर्ण अधिकार, यही है ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है कि किस गवर्नर जनरल ने या किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी को एडॉप्ट किया था। तो फ्रांसिस डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी एडॉप्ट किया था और अपने व्यापारिक जहाज को इसने प्रोटेक्ट किया था। लेकिन आपको बताएं बच्चों, 1509 में अल्फिंसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया और इसने 1510 में बीजापुर के राजा से गोवा छीन लिया था। इस समय बीजापुर का राजा आदिल शाह था। तो चले आपको हम बताते हैं इसके आगे के पॉइंट्स। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो बच्चे आपको ये बात ध्यान रखें कि अल्फिंसो डी अल्बुकर्क के बाद जाने के बाद दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्फिंसो डी अल्मेडिया के बाद फ्रांसिस डी अल्मेडा के बाद अल्फिंसो डी अल्बुकर्क आया था। फ्रांसिस डी अल्मेडा के बाद पुर्तगाली गवर्नर अल्फिंसो डी अल्बुकर्क 1509 में अल्फिंसो डी अल्बुकर्क अल्फिंसो डी अल्बुकर्क सेकेंड पोर्चुगीज गवर्नर बनकर आया। भारत में पुर्तगाली गवर्नर था और आपको बताएं कि आते ही 1510 में
ही कैप्चर्ड गोवा। बच्चों, गोवा पर इसने अधिकार कर लिया। आपको पता होगा गोवा किससे छीना, तो इसने बीजापुर के राजा आदिल शाह से छीना था। बीजापुर के राजा आदिल शाह से इसने गोवा छीन लिया था। बीजापुर का किंग आदिल शाह। तो बच्चों, इससे गोवा छीन लिया था। और आप जानते हैं गोवा का मीनिंग होता है सुपारी। गोवा का मतलब होता है सुपारी, यानी बेटल नट। गोवा शब्द का मतलब बेटल नट होता है। तो बच्चों, यहां पर आपको बता दें, गोवा पुर्तगालियों का ट्रेड सेंटर बना है। गोवा पुर्तगालियों की कैपिटल बनी है। यह पुर्तगालियों का केंद्र बना है। तो गोवा पुर्तगाली राजधानी इस समय बन गई। और आपको पता होगा कि गोवा 1510 में पुर्तगालियों के पास आया और गोवा 1961 में फ्री हुआ था। इस तरह ध्यान रखिएगा इसको। गोवा 1510 से लेकर 1961 तक, 1961 तक पुर्तगालियों के पास रहा। 1961 में 19 दिसंबर को गोवा फ्री हुआ था बच्चों। ऐसे नहीं जा रहे थे पुर्तगाली, गोवा छोड़ने को तैयार नहीं थे, जबकि समझौता कर चुके थे कि वे यहां से चले जाएंगे, जाने को तैयार नहीं हुए। इंडियन फोर्सेस को गोवा में भेजा गया। इंडियन फोर्सेस पुर्तगाली फोर्सेस को हराया। इंडियन फोर्सेस ने पुर्तगाली फोर्सेस को हराया और तब यहां से इनको मार भगाया। आपको बताएं, इस मामले को, गोवा पर अटैक के मामले को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मैटर को उठाया गया था, जिसमें आपको बताएं रशिया ने भारत का साथ दिया था। उस समय भी रशिया भारत का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बड़ा पुराना दोस्त है। 1961 के इस मैटर को जब उठाया गया तो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन, यह सब जानते हैं किसके साथ थे? पुर्तगाल के साथ थे। लेकिन रशिया ने वीटो कर दिया था, तब जाकर इंडिया का मामला सेटल्ड हुआ था। गोवा छोड़कर चले गए, लेकिन गोवा में स्पेशल अधिकार भी दिया गया ना, आप जानते होंगे गोवा में मुसलमान शादी नहीं कर सकते हैं। मुसलमान केवल एक ही शादी कर सकता है, जबकि पुर्तगाली या अन्य धर्म के लोग चार चार शादियां कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से याद रखिएगा, गोवा सेंटर बन गया। अच्छा, इस समय दिल्ली सल्तनत में शासक था सिकंदर लोदी। जब गोवा पर नियंत्रण किया गया तो सिकंदर लोदी यह दिल्ली का सुल्तान था। 1487 से 1517 तक दिल्ली में लोदी वंश का सुल्तान इस समय सिकंदर लोदी था। तो बच्चों, गोवा इनके पास आ गया और गोवा पर इन्होंने शासन स्टार्ट किया। सारे अपने सभी क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा कर रखा। इसके अलावा आप जानते हैं पुर्तगालियों ने हरमुज, हरमुज जो है पर्शियन गल्फ में है, उस पर भी कब्जा किया। मलक्का मलाया में है, इस पर भी कब्जा जमाया। और स्पाइस आइलैंड इंडोनेशिया पर भी इन्होंने कब्जा जमा लिया था। तो इस तरह से इतने बड़े क्षेत्र पर इनका कब्जा हो गया था। और अल्फिंसो डी अल्बुकर्क के बाद एक स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थी। लेकिन 1530 में नीनो द कुन्हा आया था। नीनो द कुन्हा आते ही दीव और बेसिन बहादुर शाह से छीन लिया था। तो 1530 में एक और आया, उसने भी पुर्तगालियों का क्षेत्र बढ़ाया।
तो एक और पुर्तगाली गवर्नर 1530 में आया, नूनो द कुन्हा। ये था बच्चे दीव, दमन, इन पर कब्जा कर लिया था। दीव, दमन और बेसिन पर भी कब्जा कर लिया था। बॉम्बे पर भी बाद में कब्जा हो गया था। तो दीव और दमन के अलावा बॉम्बे के पास बेसिन आइलैंड पर भी कब्जा कर लिया था। बॉम्बे का कुछ क्षेत्र अपने अंडर में कर लिया था। तो इन क्षेत्रों पर नूनो द कुन्हा ने कैप्चर किया था। और दीव तो आप जानते हैं, दमन भी आप जानते हैं, बेसिन बॉम्बे के पास है। इन क्षेत्रों पर, इत्यादि क्षेत्रों पर इसने कब्जा जमा लिया था। पुर्तगाली गवर्नर यह भी था बच्चों, पोर्चुगीज गवर्नर यह भी था। तो काफी बड़े क्षेत्र पर इनका तो आप जानते हैं। अकबर के समय में 1573 में गुजरात के सूरत बंदरगाह पर पुर्तगालियों का दबदबा था। मुगल एम्परर 1573 में अकबर स्वयं गया था, पुर्तगालियों से समझौता किया था। पुर्तगालियों ने मुगल किंग की बात मान लिया था कि वह मुगलों के साथ व्यापार करेंगे। इस व्यापार से मुगलों को बड़ा फायदा होता था। और यह भी कहा गया कि पुर्तगालियों ने मुगल किंग अकबर की शर्त मान लिया था और पुर्तगालियों ने मुगल किंग के हज यात्रा पर जाने वाले जहाज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बंधक नहीं बनाएगा, लोगों को जाने का उनको रास्ता देगा। तो ये तमाम समझौता मुगल किंग अकबर ने किया था। लेकिन जिस समय पुर्तगाली अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे, यानी गोवा पर कब्जा जमाए, उस समय सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। तो बच्चों 1530 में नूनो द कुन्हा आया और इसके बाद तो आप जानते हैं कमजोर गवर्नर आए। कमजोर गवर्नर आए और बाद में आप जानते हैं 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 में भारत में आई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री इंडिया में कई जगह पर बनाई। साउथ के अलावा पूर्वी भारत के बंगाल में भी डच कंपनी ने अपना कब्जा जमाया। इसके अलावा डच वालों ने पुर्तगालियों को हराया। अब देखिए हरमुज, हरमुज पर्शियन गल्फ में था, पुर्तगालियों ने छीन लिया था अरब वालों से। हरमुज के अलावा मलक्का मलाया में था, इसको भी पुर्तगालियों ने छीन लिया था, इस पर भी कब्जा जमा लिया था। स्पाइस आइलैंड इंडोनेशिया और थाईलैंड को कहा जाता था। स्पाइस आइलैंड इंडोनेशिया और थाईलैंड, थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था, इन क्षेत्रों को भी जीत लिया था। श्रीलंका उसके आसपास के क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया था। लेकिन बच्चे डच के आने के बाद, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर दबदबा कमजोर पड़ा। अच्छा, बाद में ब्रिटिश आ गए, अंग्रेज जब आ गए, अंग्रेजों ने भी पुर्तगालियों को हराया और डच को हराया। डच को तो 1759 में 1759 में बेदरा की लड़ाई में हरा करके डच वालों का पूरा क्षेत्र इंडिया वाला कैप्चर कर लिया। डच वालों ने पूरा इंडियन सेटलमेंट ब्रिटिश कंपनी को दे दिया और डच वाले थाईलैंड चले गए। थाईलैंड का पूरा नाम सियाम था, जिसको स्पाइसलैंड भी कहा जाता था। डच वाले थाईलैंड में जाकर वहीं बस गए। ब्रिटिश कंपनी ने थाईलैंड के आसपास का जो उसका अपना सेटलमेंट था डच वालों को दे दिया और भारत का जो सेटलमेंट था डच वालों का अपने अंडर में कर लिया। लेकिन आपको बताएं, ब्रिटिश कंपनी और पुर्तगालियों में भी लड़ाई हुई थी। ब्रिटिश कंपनी जब आई तो पुर्तगालियों से भी छेड़छाड़ किया था और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड से 1662 में कर दिया। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकंड को बॉम्बे के आसपास क्षेत्र या बॉम्बे आइलैंड वाला एरिया चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दिया था। शादी के बाद आप जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों में आपस में रिलेशन को निभाया बच्चों। तो इस तरह से इंडिया में पुर्तगालियों का केवल गोवा, दमन, दीव इत्यादि क्षेत्रों पर ही पावर स्थापित रहा बच्चों।
गोवा, दमन दीव इनके पास रह गया, आसपास और क्षेत्रों को छोड़ दिया। लेकिन आपको बताएं कि इंडिया में पुर्तगालियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है। प्रिंटिंग प्रेस गोवा में 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया था। ठीक है ना, सबसे बड़ा योगदान इनका यही है कि 1556 में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस पोर्चुगीज लाए थे। कहां पर? गोवा में। तो पहला छापा खाना, प्रथम छापा खाना गोवा में स्थापित किया था। तो यह सबसे बड़ा योगदान है इनका, एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। द इंडियन मेडिक्लिनल प्लांट्स जो था, यह पहला साइंटिफिक काम था जिसको गोवा में प्रकाशित किया गया था। तो बच्चे इनके द्वारा द इंडियन मेडिक्लिनल प्लांट, द इंडियन मेडिक्लिनल प्लांट्स, यह फर्स्ट साइंटिफिक काम था जिसको इन्होंने प्रकाशित किया था। फर्स्ट साइंटिफिक वर्क ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया, ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया 1563 में प्रकाशित किया था। नाम यही बच्चे, द इंडियन मेडिक्लिनल प्लांट। प्रथम वैज्ञानिक कार्य पुर्तगालियों ने भारत में प्रारंभ किया था। पुर्तगालियों ने भारत में इसको स्टार्ट किया था। बाकी तो वैसे प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले जो हाथ से लोग लिखते थे, अब उसको प्रिंट करके लिखने लगे थे। हालांकि वैसे आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने नहीं दिया है। आप जानते हैं आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस वो जिसमें मशीनों में एक साथ कई कई पेज अब निकलते हैं, ये वाला प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। इस प्रिंटिंग प्रेस में पहले सब शब्दों का सांचा बना लिया जाता था। शायद आपको पता होगा, शब्दों का सांचा बना लेते थे और फिर उसको पेपर पर प्रिंट करते थे। तो ये ऐसा छापा खाना था। इंडिया में फर्स्ट प्रकाशन अगर पूछा जाए तो अंजीरा, अंजीरा नामक एक पत्रिका का किया था। और फिर इन्होंने बाइबल का प्रकाशन किया था। पुर्तगाली ईसाई थे, इंडियन को ईसाई में कन्वर्ट भी खूब जम के किया था। ईसाई में खूब कन्वर्ट किया इन्होंने। गोवा में आप जाइए, गोवा, दमन दीव आसपास के क्षेत्रों में ईसाई, सारे ईसाई है बच्चों। तो इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा अंजीरा नाम का पहला प्रकाशन इन्होंने किया था। बाद में इन्होंने बाइबल का भी प्रकाशन किया था। तो अंजीरा, इसका प्रकाशन हुआ था। और बाद में बाइबल, बाइबल तो जानते ही हैं, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ, इनका प्रकाशन किया गया था। तो बड़ा योगदान है पुर्तगालियों का प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लाने के लिए। और यह बात आप ध्यान रखें बच्चों, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में कई बार क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है। लेकिन आप जानते हैं पुर्तगालियों के डिक्लाइन का मेन कॉज क्या था? मेन कॉज यही था कि लोग इंडिया में आकर के लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट करना स्टार्ट किए थे। इसलिए बहुत से कट्टर लोग इनसे नाखुश थे। बाकी पुर्तगाली बंगाल में भी अपने कुछ कारखाने वगैरह स्टार्ट किए थे। तो इस तरह से बच्चों पुर्तगालियों का बंगाल पर कब्जा रहा, बंगाल पर कब्जा नहीं, गोवा पर कब्जा रहा। और गोवा के आगे बहुत कम इन्होंने कंसंट्रेट किया था। तो आई थिंक ये पॉइंट समझ में आया होगा।
तो बच्चों सबसे पहले पुर्तगाली थे। और आपको एक पॉइंट ये भी बताते हैं कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकेंड से हुई थी। इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकेंड से हुई थी। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने बॉम्बे आइलैंड चार्ल्स सेकेंड को दहेज में दिया था। कैथरीन ब्रिगेंजा पुर्तगाली राजकुमारी थी। इसकी शादी बच्चों ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स सेकेंड से हुई थी। ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकेंड से। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने गिव बॉम्बे आइलैंड टू चार्ल्स सेकेंड एज डाउरी। बंबई द्वीप चार्ल्स सेकेंड को दहेज के रूप में दिया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बाद में बच्चों यानी 1668 में अथवा कहीं कहीं 1664 में है, चार्ल्स सेकेंड ने 10 मिलियन पाउंड, कहीं कहीं 10 पाउंड दिया है, तो 10 पाउंड नहीं है 10 मिलियन है। या कहीं कहीं बच्चों ऐसा भी दिया है 10 पाउंड ही दिया है, ऐसे 10 पाउंड। और कहीं कहीं हमने पढ़ा है 10 मिलियन पाउंड। तो देख लेना ये पूछा नहीं जाता है 10 पाउंड या 10 मिलियन पाउंड के बदले में, दोनों दिया है बच्चों, दोनों बातें हम आपको बता रहे हैं। इसलिए समवेयर दिस इज 10 मिलियन पाउंड, कहीं कहीं केवल 10 पाउंड के बदले में चार्ल्स सेकेंड ने बॉम्बे आइलैंड ब्रिटिश कंपनी को दे दिया था। चार्ल्स सेकेंड ने बॉम्बे आइलैंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पर दे दिया था। तो इस तरह से चार्ल्स सेकेंड को पुर्तगालियों ने बॉम्बे आइलैंड दहेज में दिया। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी और पुर्तगालियों के बीच में आपस में कभी संघर्ष नहीं हुआ। जब भी दोनों के मध्य में तनाव आता वे आपस में समझौता कर लेते। तो बच्चों ये दोनों दिया है, याद रखिए हमने दोनों लिख दिया है। मान लीजिए ये न दिया हो, यही दिया हो तो ये भी ठीक है, और ये न दिया हो तो ये लगा लो 10 पाउंड अथवा 10 मिलियन पाउंड। 10 मिलियन पाउंड तो बहुत ज्यादा हो जाता है, आई थिंक 10 पाउंड ज्यादा ठीक है, इसी को लगाइए। 10 पाउंड के बदले में चार्ल्स सेकेंड ने बॉम्बे आइलैंड ब्रिटिश कंपनी को किराए पर दे दिया था। शादी देखिए यूरोप में किया, दहेज इंडिया में दिया था। शादी इन्होंने यूरोप में किया, दहेज आके इंडिया में दिया था। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है।